हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं ए आर यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए आर यादव स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, मैं आप लोगों के लिए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया था और उसमें मैंने सभी ऑप्शनों को अच्छे से सॉल्व कराया आपके सामने। उनका विस्तार में आपको उनके बारे में मैंने बताया है। इसी तरीके से इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पिछली वीडियो को देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, मैकमोहन समझौता कब हुआ। तो ऑप्शन है 1916, 1917, 1914 और 1921। तो आंसर है इसका, मैं आपको बतला दूं। पहला आंसर, इसका आंसर है 1914। 1914 में मैकमोहन समझौता हुआ था। अब मैकमोहन समझौता था क्या और कैसे हुआ था, इसके बारे में समझते हैं। तो देखिएगा, अगर हम बात करें मैकमोहन समझौता की, तो मैकमोहन समझौता 1914 में हुआ था। मैकमोहन समझौता कब हुआ था? 1914 में। ठीक है, लेकिन इससे पहले कुछ घटना हुई थी, वो मैं आपको पहले बतला देता हूँ। इससे पहले 1906 से 1912 तक इस पर चीन का अधिकार था, पूरे तिब्बत पर। चीन का अधिकार क्यों था? क्योंकि तिब्बत एक कमज़ोर देश था और उस पर नेपाल कभी भी हमला कर देता था। इसी हमले से बचने के लिए तिब्बत ने चीन का साथ लिया और चीन ने पूरे तिब्बत पर अधिकार कर लिया। 1912 में जैसे ही 1912 आया, तो 1912 में तिब्बत ने अपने आप को पूरी तरीके से स्वतंत्र घोषित कर दिया। लेकिन चीन ने नहीं माना, क्योंकि चीन के पास लिखा हुआ था कि भाई वो तिब्बत उन्हें दे रहे हैं। तो मैकमोहन थे, जो वहाँ के तानाशाह थे या जो भी थे वहाँ के मंत्री, तो उन्होंने 1914 में एक समझौता किया। 1914 में क्या समझौता किया? इन्होंने कहा जो तिब्बत है उसका आधा भाग तो हमारा और आधा भाग चाइना का। आधा भाग दे दिया गया, उन्होंने आधा भाग चीन को दे दिया और आधे भाग पर खुद रख लिया। और यही जो आधा भाग है, इसी आधे भाग पर मैकमोहन लाइन खींची गई, जो मैकमोहन द्वारा बनाई गई थी, जो भारत और तिब्बत के बीच में थी। अब चीन के बीच में कैसा आई है? तो चीन ने 1959 में पूरे तिब्बत पर अधिकार कर लिया, पूरे तिब्बत पर कब्जा कर लिया। तो अब किसके बीच में आ गई? तो अब चीन के बीच में आ गई मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा जब चीन के बीच में आ गई, तो भाई इसी कारण ये डिस्प्यूटेड भी है, मतलब विवादित है चीन और भारत के बीच में, क्योंकि चाइना नहीं मानता इस रेखा को। चाइना कहता है कि भाई हमारा तो कोई समझौता हुआ ही नहीं, समझौता तो आपका मैकमोहन साहब के साथ हुआ है, जो कि तिब्बत के थे। तो फिर भारत ने कहा आप बतला दो भाई, आप किस तरीके से लाइन बनाना चाहोगे। तो इस तरीके से कुछ भारत का मैप है, मैं बना देता हूँ थोड़ा सा। ठीक तो नहीं बन रहा, कुछ इस तरीके से है। तो चाइना ने कहा कि मैं तो इस तरीके से बनाऊंगा लाइन। अब इससे हमारा अरुणाचल प्रदेश भी जा रहा और कुछ सिक्किम का भाग भी जा सकता है। तो भारत ने कहा भाई ऐसी रहने डिस्प्यूटेड, हमें नहीं चाहिए, हम तो मानेंगे, तू मान या मत मान। इसलिए जब से अभी तक डिस्प्यूटेड है, मतलब विवादित है। तो पहला क्वेश्चन उम्मीद करूँगा आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरक्रिक क्या है। तो देखो, सरक्रिक एक दलदली क्षेत्र है। सरक्रिक एक दलदली क्षेत्र है और ये भी विवादित है। विवादित किसके बीच में? तो एक तो इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में विवाद है। अब विवाद कैसे है मैं आपको समझाता हूँ।
देखिएगा, अगर हम सर्कल की बात करें तो कुछ गुजरात वाला क्षेत्र पड़ता है कुछ इस तरीके से। मैं बना देता हूँ पहले थोड़ा सा मैप। ये यहाँ पड़ता है, तो ये जो मैं सॉरी दूसरे रंग से कर देता हूँ, कलर चेंज कर देते हैं। तो ये जो हिस्सा है ये मैं बना रहा हूँ, ये इस तरीके से, ये सर्कल है। ये क्या है? ये सर्कल है पूरा, ये सर्कल है। और ये यहाँ से यहाँ तक जो ये डिस्टेंस है, तो यही डिस्टेंस है 96 किलोमीटर। 96 किलोमीटर का भाग है ये, ठीक है। ये 96 किलोमीटर का पार्ट है। अब हुआ क्या, इसमें डिस्प्यूटेड क्यों है? डिस्प्यूटेड इसलिए है क्योंकि भारत कहता है कि ये भैया मेरा भाग है, और पाकिस्तान कहता है भैया मेरा भाग है, इसलिए डिस्प्यूटेड है। और एक बात और ध्यान रखना कि भाई यहाँ जो है ये जो थोड़ी सी कोना सा नज़र आ रहा है ना गहराई में, इसे कहते हैं कोरी क्रिक। मैं लिख देता हूँ यहाँ, इसे कहते हैं, सॉरी मैं ठीक से लिख देता हूँ, इसे कहते हैं यहाँ, ये मैं पॉइंट बना रहा हूँ, यहाँ है कोरी क्रिक जो कि गुजरात का है भाग, ये गुजरात में पड़ता है कोरी क्रिक। इसके बाद कुछ यहाँ पड़ता है एक क्रिक, उसे कहते हैं, तीनों ही दलदली क्षेत्र हैं, वेट एरिया हैं, इसे कहते हैं राजहर क्रिक। इसे क्या कहते हैं? राजहर क्रिक। राजहर क्रिक, इसे कहते हैं राजहर क्रिक। तो उम्मीद करूँ आपको समझ में आ गया। अब क्रिक बनते कैसे हैं मैं आपको बतला देता हूँ कि भाई ये दलदली क्षेत्र बना कैसे। तो देखो दलदली क्षेत्र ये बना कैसे। दलदली क्षेत्र ये बना है महासागरीय जल के पीछे की ओर गति करने से बना है। महासागरीय जल के पीछे की ओर गति करने से बना है। मैं लिख देता हूँ महासागरीय जल के पीछे की ओर गति करने से, ठीक है। इंग्लिश में बोल देता हूँ, फॉर्म्ड बाई बैकवर्ड मोशन ऑफ ओशियनिक वाटर। दोबारा बोल रहा हूँ, फॉर्म्ड बाई बैकवर्ड मोशन ऑफ ओशियनिक वाटर। तो उम्मीद करूँगा आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो को एक दो बार आराम से देख लेना, आपकी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा जितना मैं समझा रहा हूँ। अगर बात करें सिंधु जल समझौता कब हुआ, तो सभी को याद होगा भाई सिंधु जल समझौता हुआ 1960 को। सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1960 को सिंधु जल समझौता हुआ था। अगर हम बात करें सिंधु जल समझौता के बारे में थोड़ी सी, तो देखो सिंधु जल समझौता जो हुआ था वो 1960 में हुआ था, और ये कराया था वर्ल्ड बैंक में। ये कराया था वर्ल्ड बैंक में, ये वर्ल्ड बैंक ने कराया था सिंधु जल समझौता। और सिंधु जल समझौता के तहत क्या कहा गया, क्या हुआ था? वो नेहरू थे उस टाइम पे, जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे। ऊपर की 3 नदियों का पानी जो था, सिंधु मतलब इंडस, सिंधु, झेलम और एक चिनाब, ऊपर लिख रहा हूँ मैं थोड़ा, चिनाब, इनका 80% जल पाकिस्तान यूटिलाइज करेगा, मतलब 80% जल का पाकिस्तान दोहन करेगा, प्रयोग करेगा। जबकि नीचे की 3 नदियां हैं, रावी, ब्यास, सतलुज, इनका 80% जल का जो यूटिलाइजेशन करेगा वो भारत करेगा, मतलब दोहन करेगा या प्रयोग करेगा भारत 80% जल का। तो उम्मीद करूँगा समझ में आ गया होगा। इसमें एक चीज़ और समझेंगे आप लोग। अभी देखो मैं आपको समझा देता हूँ यूटिलाइजेशन ऑफ रिवर किस तरीके से होता है। तो देखो मतलब पानी का दोहन किस तरीके से होगा, और अगर ये विवादित है तो कैसे ये तरीका हम सोल्व कर सकते हैं। तो देखो 2 तरीके से होता है, एक तो राज्य और राज्य के मध्य विवाद होगा, जैसे कि 2 राज्यों में कोई नदी बह रही है, राज्य और राज्य के मध्य विवाद होगा, तो इसे सुलझाएगा IRWOR जो बना था
1956 में, ये 1956 में बनाया गया था। IRWOR, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट। दोबारा बोल रहा हूँ, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट। तो राज्य और राज्य के मध्य तो ये सुलझाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें भाई, अगर देश और देश के बीच में है, ठीक है, तो कौन निपटाएगा? तो फिर निपटाएगा भाई वर्ल्ड बैंक, तो फिर निपटाएगा वर्ल्ड बैंक। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक में भी कौन? ICJ। बोल रहा हूँ फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। दोबारा बोल रहा हूँ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। उम्मीद करूँगा आपको ये क्वेश्चन पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, चुंबी घाटी कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना भाई, चुंबी घाटी जो स्थित है वो, अरे यार सॉरी भाई, इसमें ऑप्शन नहीं है वो, एक ऑप्शन काट देंगे, बांग्लादेश, यहाँ लिख देंगे भूटान। भूटान में स्थित है भाई चुंबी वैली। ये ऑप्शन ठीक टाइप नहीं हुआ, सॉरी भाई इसके लिए। तो चुंबी वैली जो स्थित है वो भूटान में स्थित है। ध्यान रखना, चुंबी वैली कहाँ स्थित है? भूटान में। आप लोग नोट करोगे तो भाई भूटान कर लेना, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ कि भाई चुंबी वैली स्थित कहाँ है। भूटान में स्थित है। तो देखो इस तरीके से कुछ मैप है, ये आ जाता है सिक्किम वाला पार्ट, और इस तरीके से ये हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो है ये इतना भाग, ये पूरा भूटान क्षेत्र है। ये क्या है? ये भूटान है। ये क्या है? भूटान। भूटान। अगर हम बात करें भूटान है, तो देखो ये जो हिस्सा है, ये मैं दूसरे कलर से कर रहा हूँ। ये जो हिस्सा है जो मैं ब्लू कलर से कर दिया, यही हिस्सा आपका चुंबी वैली कहलाता है, मतलब चुंबी घाटी कहलाता है यही हिस्सा जो मैंने ब्लू किया है। अगर इसमें भी अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी देखो मैं हरा कर रहा हूँ, एक ग्रीन कलर कर रहा हूँ। इसे कहते हैं हम डोकलाम प्लेट्यू, डोकलाम पठार इसी में स्थित है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई डोकलाम पठार निम्न में से किस घाटी में स्थित है? तो चुंबिक घाटी में स्थित है डोकलाम पठार। अब भाई इसका मैटर थोड़ा सा सुन लो भाई। एक डोकलाम विवाद था, तो ध्यान रखना वो सड़क बनाने से लेकर के विवाद था, चाइना जो बना रखा। तो आपकी समझ में आ गया होगा, उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लें, या आप एक दो बार इस वीडियो को देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन आता है तीस्ता नदी विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो ये भारत और बांग्लादेश लिख रहा है, ध्यान रखना, भारत और बांग्लादेश है, और ये नेपाल है, और ये म्यांमार है, भारत म्यांमार, ठीक है। ये है भारत चीन, ये है भारत बांग्लादेश, ये है नेपाल, और ये है भारत म्यांमार। अब सुनो, ये जो विवादित है, ये दो राज्यों के बीच में विवाद है, ये है भारत और बांग्लादेश के मध्य। अब विवाद क्यों है ये तो आप लोगों को पता होगा कि तीस्ता नदी विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित है। लेकिन विवादित है क्यों? तो विवादित देख लो भाई है क्यों। अगर हम बात करें ये विवादित है क्यों, तो देखो तीस्ता नदी जो निकलती है ये निकलती है जम्मू ग्लेशियर से, जम्मू ग्लेशियर से। अब जम्मू ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? तो जम्मू ग्लेशियर पड़ता है सिक्किम में। जम्मू ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? जम्मू ग्लेशियर पड़ता है आपका सिक्किम में, ठीक है। अभी जम्मू ग्लेशियर से निकलती है। अभी ट्रिब्यूटरी किसकी है, मतलब सहायक नदी किसकी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। लिखते रहना भाई जो मैं बोल रहा हूँ, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तीस्ता नदी। अब हुआ क्या? अब भाई विवादित इसीलिए है ये कि भाई भारत इसका 39% जल रखता है, मतलब 39% जल जो रखेगा वो भारत रखेगा, 36% रखेगा भाई आपका बांग्लादेश, और बचा 25%, वो 25% बस नदी में ही रहेगा। नदी में भी तो रहना चाहिए ना कुछ, तो 25% यूटिलाइज़ करेगा, 25% नदी में रहेगा, 39% भारत यूटिलाइज़ करेगा, और 36% बांग्लादेश करेगा। अब आप सोचोगे भाई विवादित क्यों है? तो विवादित इसलिए है कि बांग्लादेश मांग करता है कि हमें 48% दो। अब भारत कहता है भाई निकल मेरे क्षेत्र से रही है, सब कुछ मेरे क्षेत्र में है,
और 48 मेनी ले रहा तो तुझे कैसे दे सकता हूँ, तो इसीलिए ये विवादित है। और ध्यान रखना, ये जो ब्रह्मपुत्र से मिलेगी ये बांग्लादेश में ही जाकर के मिलती है, बांग्लादेश में ही जाकर के तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र से मिलेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करूँगा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, म्यांमार भारत से कब अलग हुआ? तो म्यांमार जो भारत से अलग हुआ वो 1937 में अलग हुआ। म्यांमार भारत से कब अलग हुआ? 1937 में अलग हुआ। और ध्यान रखना, म्यांमार की दो प्रमुख, म्यांमार का पुराना नाम, ओल्ड नेम या पुराना नाम क्या है? पुराना नाम है इसका वर्मा। पुराना नाम क्या है म्यांमार का? वर्मा। ठीक है, म्यांमार का जो पुराना नाम है वो है वर्मा। और म्यांमार में ही एक जेल पड़ती है, मांडले जेल। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, वैसे हिस्ट्री में जिसने पढ़ा होगा, मांडले जेल। और मांडले जेल में ही तिलक जी ने, या बाल गंगाधर तिलक ने, गीता रहस्यमय नामक पुस्तक लिखी थी। मैं लिख रहा हूँ, गीता रहस्यमय नामक पुस्तक लिखी थी, गीता रहस्यमय। दोबारा बोल रहा हूँ भाई, म्यांमार में एक जेल पड़ती है जिसे हम कहते हैं मांडले जेल। मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्यमय नामक एक पुस्तक लिखी थी। और एक जगह पड़ती है रंगून, जहाँ है ग्रेवयार्ड ऑफ जफर, मतलब जफर की कब्र, जफर की कब्र। अंतिम मुगल बादशाह जो था बहादुर शाह जफर द्वितीय, पूरा नाम था बहादुर शाह जफर द्वितीय, उसकी जो कब्र है ये कहाँ है? रंगून में है, जो कि जगह पड़ती है कहाँ? म्यांमार में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करूँगा आपको समझ में आ गया होगा। भाई वीडियो को 1-2 बार देख लेना अच्छे से, तो आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। और लिख लेना जितनी चीज़ें बतला रहा हूँ। सुंदरवन डेल्टा रामसर आर्द्र भूमि में कब शामिल हुआ? तो देखो, सुंदरवन डेल्टा जो रामसर आर्द्र भूमि में शामिल हुआ है वो 2019 में हुआ है। सुंदरवन डेल्टा रामसर आर्द्र भूमि में 2019 में शामिल हुआ है। ठीक है, क्लियर है? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर इसकी बात करें तो भारत की पहली आर्द्र भूमि कौन सी है? तो भारत की पहली आर्द्र भूमि जो है ना, भारत की पहली जो आर्द्र भूमि है वो है आपकी चिल्का लेक, मतलब चिल्का झील। दोबारा बोल रहा हूँ, भारत की पहली आर्द्र भूमि जो है वो चिल्का झील है। अगर हम चिल्का झील की बात करें तो ये कब बनी थी? तो 1981 में भारत की पहली आर्द्र भूमि चिल्का झील बनी थी। 1981 में भारत की पहली जो आर्द्र भूमि बनी थी, रामसर आर्द्र भूमि, वो चिल्का झील बनी थी। अगर हम बात करें भाई इस आर्द्र भूमि की, तो होते क्या हैं? तो ये भी एक कार्बन एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, मतलब कार्बन को अवशोषित करते हैं। ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खैर, इसके बारे में वो आप इन्वायरमेंट में पढ़ोगे, मैं कभी अगर लेक्चर लेकर आया तो मैं आपको अच्छे से आर्द्र भूमि समझा दूँगा। अब हम बात करते हैं भाई 1971 में ईरान का एक शहर है, ईरान की एक सिटी है रामसर, वहाँ रामसर कन्वेक्शन हुआ था, रामसर सम्मेलन हुआ था। वहीं ये निर्णय लिया गया था कि भाई रामसर हम वेटलैंड घोषित किया करेंगे। ठीक है, बात करें भाई ये और क्या है, तो ये भी एक वेटलैंड है, ध्यान रखना। ये भी एक, ये कहाँ है? रुद्र सागर, ये त्रिपुरा में पड़ता है, त्रिपुरा। बात करें बेम्बानद, बेम्बानद केरल में पड़ता है, ये लेक भी है, लेक भी है ये, लेक मतलब झील है ये। और भारत की सबसे लंबी झील है, इसकी लंबाई है 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर लंबी झील है ये। और इसमें ही एक आइसलैंड पड़ता है, एक लेक आइसलैंड पड़ता है, जिसे हम कहते हैं वेलिंगटन आइसलैंड। क्या कहते हैं? वेलिंगटन आइसलैंड या वेलिंगटन द्वीप। दोबारा बोल रहा हूँ, वेलिंगटन द्वीप बेम्बानाद लेक में पड़ता है, बेम्बानाद झील में पड़ता है। अगर हम बात करें बेम्बानाद झील की, तो भारत की लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया, भारत की सबसे लंबी झील बेम्बानाद झील ही है।
इसी में एक नेहरू ट्रॉफी का आयोजन कराया जाता है, जो किससे संबंधित है नेहरू ट्रॉफी। तो नेहरू ट्रॉफी जो संबंधित है, नेहरू ट्रॉफी जो संबंधित है वो किससे है, वो नौका रेस से संबंधित है। रेस, नौका दौड़, नौका रेस एक ही बात है, नौका रेस से संबंधित है। आपने अगर बागी पिक्चर देखी हो, बागी 2 नहीं बागी, तो बागी में आपको दिखलाई गई है भाई नौका रेस, तो उसमें देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। बात करें समसपुर की, तो समसपुर जो है ये भी एक वेटलैंड है और ये यूपी का है। पिछले साल यूपी में 6 वेटलैंड शामिल हुए हैं। यूपी का पहला है ऊपरी गंगा नहर। यूपी का जो पहला वेटलैंड है, यूपी के जो पहली आर्द्र भूमि है वो है ऊपरी गंगा नहर। दोबारा बोल रहा हूँ, यूपी की पहली आर्द्र भूमि ऊपरी गंगा नहर। पिछले साल यूपी में 6 शामिल हुए हैं, रिसेंटली 2020 में ये बना है। एक सांडी भी है उसमें से, एक समसपुर है, लेकिन जब यूपी का लेक्चर लेकर आऊँगा तो आपको बताऊँगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को ज़रूर आप एक बार और देखना, बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। चारों के चारों ऑप्शन मैंने आपको सॉल्व कराए हैं। अगर हम बात करें निम्न में से कौन सा ग्लेशियर आपका काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि काराकोरम श्रेणी किसका भाग है, तो ट्रांस हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है, ट्रांस हिमालय का, या इसे परा हिमालय भी कह देते हैं, ट्रांस हिमालय का। ठीक है, अगर हम ट्रांस हिमालय की अगर बात करें तो इसी पर स्थित है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी पहला ऑप्शन है भाई सियाचिन ग्लेशियर, दूसरा है हिस्पर ग्लेशियर, फिर है बियाफो ग्लेशियर या वाइफो ग्लेशियर। दोनों तरीके से लिखते हैं, क्योंकि इंग्लिश में इसे लिखते हैं इस तरीके से लिखता है, तो इसे कोई बायफो भी कह देते हैं या बियाफो भी कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये तीनों ही स्थित है, ये तीनों ही इस पर स्थित हैं। और ध्यान रखना, सियाचिन ग्लेशियर से एक रिवर निकलती है जिसे हम कहते हैं नुब्रा नदी, नुब्रा नदी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट केमट निम्न में से किस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। देखो ये मैंने बात बताई, ट्रांस हिमालय का ये भी पार्ट है, जास्कर भी है और लद्दाख भी है। किस तरीके से पढ़ते हैं, KLZ के नाम से याद रखते हैं इसको, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो देखो माउंट केमट जो है वो जास्कर की हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ जास्कर रेंज, माउंट केमट। तो माउंट केमट जो है वो जास्कर रेंज की या जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। अगर बात करें महाभारत कौन सी श्रेणी है, तो देखो महाभारत जो है ये महाभारत नेपाल में पड़ती है श्रेणी। महाभारत श्रेणी कहाँ पड़ती है, नेपाल में पड़ती है। और महाभारत श्रेणी किस हिमालय का पार्ट है, तो महाभारत श्रेणी मध्य हिमालय का पार्ट है, मिडिल हिमालय का पार्ट है, मध्य हिमालय। दोबारा बोल रहा हूँ कि महाभारत जो श्रेणी है वो मध्य हिमालय का भाग है। ठीक है, और काराकोरम, जास्कर और लद्दाख तीनों ही आपका ट्रांस हिमालय का भाग है, और जास्कर पर ही स्थित है आपकी माउंट केमट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माउंट राकापोशी निम्न में से किस श्रेणी का हिस्सा है। माउंट राकापोशी निम्न में से किस श्रेणी का हिस्सा है, तो ध्यान रखना माउंट राकापोशी जो निम्न में से किस श्रेणी का हिस्सा है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो ध्यान रखना ये जो है लद्दाख का, ये लद्दाख की हाईएस्ट पीक है। और ध्यान रखना हाई स्लोप पीक है, ये पूरे वर्ल्ड की हाईएस्ट स्लोप पीक ऑफ द वर्ल्ड, मतलब विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी भी है ये विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी भी है। ठीक है, अगर हम बात करें भाई पीर पंजाल, तो पीर पंजाल
जो है ये भी मध्य हिमालय का ही भाग है, मध्य हिमालय। अगर इसके एक्सटेंशन की बात करें, मतलब विस्तार की बात करें, तो विस्तार है जम्मू कश्मीर प्लस हिमाचल प्रदेश HP। 2 राज्यों में ये विस्तारित है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाई दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? भाई बहुत ज़्यादा डाउट होता है भाई दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं। कहीं आंसर मिल जाता है गोदावरी, कहीं मिल जाता है कावेरी, बड़ा डाउट। देखो आज क्लियर कर लेते हैं। देखो दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ध्यान रखना, कावेरी को। इसका आंसर कावेरी है। अब समझ लो पहले इसे भाई, दक्षिण की गंगा क्या फंडा है। अगर हम दक्षिण की गंगा की अगर हम बात करें, अगर आपको मिले दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा, तो दक्षिण की गंगा अगर मिले तो आप मारोगे कावेरी ऑप्शन, ठीक है। अगर आपको मिलता है किसी वजह से दक्षिणी गंगा, दक्षिणी लिख रहा, दक्षिणी गंगा, तो आप मारोगे इसका आंसर गोदावरी। आप मारोगे इसका आंसर गोदावरी, ठीक है। अगर दक्षिणी गंगा मिला तो आप सही करोगे गोदावरी, और अगर दक्षिण की गंगा मिला तो आप करोगे कावेरी। अब सुन लो भाई, अब आप सोचोगे भाई सुनो, ये जो है ये इसकी शुद्धता के आधार पर है, शुद्धता के आधार पर, और ये है लंबाई के आधार पर। लंबाई कितनी है? 1465 इसकी है। जो गोदावरी की जो लेंथ है, जो लंबाई है वो 1465 है, और कावेरी की जो लेंथ है वो है 800। तो बताओ लंबाई के हिसाब से कैसे कह सकते हैं इसे? तो ये है प्योरिटी के हिसाब से, ठीक है। अब एक रिवर मैंने एक डाली है मंजरा रिवर, तो ध्यान रखना भाई ये क्वेश्चन क्या पता आ जाए। तो इसकी सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, मतलब गोदावरी की सबसे बड़ी या सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो मंजरा है। गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी मंजरा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो गंगा को जो राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया वो 2008 में किया गया। गंगा को जो राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया वो 2008 में किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई कि विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बनाया गया? तो ध्यान रखना, विश्व का सबसे ऊंचा जो रेल पुल है वो चिनाब नदी पर बनाया गया है। और इसकी शेप कैसी है? तो आर्क शेप में है, इस तरीके से आर्क शेप में है, मतलब चापाकार शेप में है, चापाकार आकृति में। आपको अगर देखना तो आप गूगल कर लेना, तो इसका इमेज आ जाएगी, तो आप इमेज में देख लेना। तो चिनाब नदी पर है। बात कर लें थोड़ी सी चिनाब नदी की, तो चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? तो देखो चिनाब नदी जो निकलती है वो 2 धाराओं के रूप में निकलती है। एक तो आपकी धारा निकलती है चंद्रा, एक निकलती है भागा। अब ये निकलती कहाँ से हैं? तो ये बारालाचाला पास से निकलती हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। ये बारालाचाला पास से निकलती हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, एक इधर से एक इधर से। अब ये दोनों जहाँ मिलेंगी, यहाँ मिलेंगी, मान लिया इस स्थान का नाम है तंडी, इस स्थान का नाम है तंडी, तो तंडी में जाकर के इसका नाम चिनाब नदी पड़ता है। तो ध्यान रखना, तंडी में इसका नाम चिनाब नदी पड़ता है, ठीक है। बात करें झेलम की, तो झेलम के बारे में आप जानते ही हो, श्रीनगर इसी नदी के किनारे स्थित है। झेलम नदी के किनारे जो स्थित है वो श्रीनगर स्थित है। और अगर बात कर लें झेलम नदी, तो ये बुलर लेक, मतलब बुलर झील से भी ये होकर के गुजरती है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, सिंधु नदी धरातल पर किस स्थान पर बहती है? तो देखो जम्मू कश्मीर, ये झुंड नहीं है, झुंग है, ये झुंग है, झुंग मैं लिख रहा हूँ यहाँ,
झुंग, गे है गे, डे की जगह झुंग। भाई सिंधु नदी धरातल पर किस स्थान पर बहती है? जम्मू कश्मीर, मिथनकोट, झुंग या मुजफ्फराबाद। तो ध्यान रखना ये जो बहती है धरातल पर मिथनकोट में बहती है। बात करें कश्मीर भारत में पड़ता है, झुंग जो स्थान पड़ता है वो पड़ता है आपका पाकिस्तान में, और मुजफ्फराबाद भी आपका पाकिस्तान में पड़ता है। और ये मिथनकोट कहाँ पड़ता है? तो मिथनकोट भी आपका पाकिस्तान में ही पड़ता है। मिथनकोट भी आप लोगों का पाकिस्तान में ही पड़ता है, ठीक है। अगर बात करें भाई झुंग कौन सा स्थान है? ये झुंग है, ध्यान रखना। अगर झुंग की मैं बात करूं तो जहां चिनाब और झेलम मिलेंगी वो स्थान है पाकिस्तान में झुंग। जहाँ चिनाब और झेलम मिलेंगी वो स्थान पाकिस्तान का झुंग है। और भाई जहाँ रावी और चेनाब मिलेंगी उस स्थान को कहते हैं मुजफ्फराबाद। दोबारा बोल रहा हूँ, जहाँ रावी और चेनाब मिलेंगी वो स्थान है मुजफ्फराबाद। जहाँ झेलम और चेनाब मिलेंगी उस स्थान का नाम है झुंग। और भाई सिंधु नदी जो निकलती है वो कैलाश रेंज पर या कैलाश श्रेणी पर एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है चेमा यूंग, या तो आपको चेमा यूंग मिल जाएगा, अगर पूरा नाम लिखना तो लिख लेना डूंग, चेमा यूंग डूंग ग्लेशियर। चेमा यूंग डूंग ग्लेशियर से निकलती है भाई ये आपकी सिंधु नदी। भारत में एंटर करती है, भारत के बाद पाकिस्तान में बहती है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को 1-2 बार देखें अच्छे से। और जितने मैंने आप लोगों को इसमें कंसेप्ट बतलाए हैं उन सबको आप एक नोटबुक पर नोट करें ज़रूर। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इस वीडियो से। तो आई होप आपको अच्छे से अच्छा लगा होगा ये सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ़ यू।